जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हैं सीरिया की, और सीरिया में उठती हुई ये आग की लपटें इजराइल द्वारा किए गए हमलों की हैं। ये हमले अगर इस कैमरे की नजर से देखे जाएं तो एक पत्रकार द्वारा जब न्यूज को सुनाया जा रहा था तो उसके बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से गोले को कैद किया गया था। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर बड़ा धमाका किया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग असल में इजराइल की नहीं, ये बिल्डिंग असल मायने में सीरिया के अंदर जो डिफेंस विभाग है, रक्षा मंत्रालय है, उसके द्वार पर हुए धमाके की है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जिस चौराहे पर कैमरा पर्सन ऑलरेडी स्टूडियो बनाकर बैठे हुए हों वो कितनी प्राइम लोकेशन रही होगी, कितनी सुरक्षित जगह रही होगी। सीरिया की इस सुरक्षित जगह पर इजराइल द्वारा एक हमला होता है, आग की लपटें कैमरे में कैद होती हैं। जानकारी निकलकर आती है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सीरिया के अंदर हमला कर दिया है और डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को टारगेट किया है। यह हेडलाइन इससे बड़ी और ज्यादा बड़ी बन जाती है जब इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा सीरिया पर हमला करने की न्यूज वर्ल्ड में तैरने लगती है। और यह तैरती न्यूज इसलिए बड़ी न्यूज कहलाती है क्योंकि ये वो जगह है जहां हाल ही में शांति की चर्चाएं हुई हैं। आपको यदि याद हो तो इजराइल के उत्तर में लेबनान और उस इजराइल के उत्तर पूर्व में बसा है सीरिया। ये वही सीरिया है जहां पर बशर अल असद की सरकार हुआ करती थी। ये वही सीरिया है जिसकी राजधानी दमश्कस और जिसके किनारे पर स्थित है जगह गोलन हाइट। ये वही सीरिया है जिस सीरिया में कभी रूस समर्थित, शियाओं समर्थित, ईरान समर्थित सरकार बशर अल असद की रहा करती थी। या फिर मैं ये कहूं कि ये वही सीरिया है जिस सीरिया में हाल ही में अहमद अल शरा, जो कि एक मोस्ट वांटेड आतंकी था, उसे अमेरिका ने राष्ट्रपति मान लिया है। अरे ये वही सीरिया है जिसे अमेरिका ने इसलिए बिगाड़ा ताकि रूस को पछाड़ा जा सके। अमेरिका हो या इजराइल, उसने सीरिया को टारगेट इसलिए किया ताकि ईरान को निशाना बनाया जा सके। इसी सीरिया में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता परिवर्तन में जो व्यक्ति यहां बनकर आए हैं उनके अलकायदा से रिश्ते रहे। ये व्यक्ति यहां के राष्ट्रपति हैं, नाम है इनका अहमद अल शरा, जुलानी नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्हें अमेरिका द्वारा इज्जत मिली है। अमेरिका ने इन्हें इज्जत दी सऊदी क्राउन प्रिंस के चलते। सऊदी क्राउन प्रिंस की मध्यस्थता के चलते ट्रंप ने इन्हें यानी अहमद अल शरा को सीरिया का राष्ट्रपति घोषित करते हुए इन पर लगे हुए तमाम प्रतिबंध हटा दिए। करोड़ों रुपए की इनके ऊपर बाउंटी रखी थी वो इन पर से हटा दी। बड़ा सवाल बनता है मेरे प्यारे साथियों कि जिस ट्रंप ने इन्हें अपनी तरफ से प्रेसिडेंट चुना हो उस व्यक्ति को अब टक्कर इनकी मिल रही है। इनकी टक्कर और ट्रंप के प्रेजेंस में, मतलब ट्रंप चाहते कि सीरिया में शांति रहे और उस शांति वाली जगह पर नेतन्याहू गोला फोड़ देते हैं। तो क्या इन्हें वाकई में शांति पुरस्कार देने की तैयारी चल रही है? मैं ऐसा सरकाज़म क्यों कर रहा हूं उसके पीछे की जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जानकारी सिर्फ इतनी, क्योंकि ट्रंप अक्सर यही कहते हैं कि मैंने दुनिया में युद्ध रुकवा दिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं पहले इजराइल युद्ध प्रमोट करता है, उसके बाद नेतन्याहू उसे शांति शांति करवाते हैं ताकि दुनिया को लगे कि हां भाई शांति है, तो चलिए शांति के जिम्मेदार को पुरस्कार दे दिया जाए। तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप की दावेदारी का आज विस्तार से विश्लेषण करेंगे, पूरा मसला समझेंगे, जानेंगे कि अल्टीमेटली क्यों सीरिया पर नेतन्याहू का हमला हुआ। आज के विषय को विस्तार से समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, इस जानकारी को समझने से पूर्व आपके सामने एक बार मैप की स्थिति को मैं क्लियर करना चाहूंगा ताकि इस विषय वस्तु को आप बेहतर तरीके से समझें। इजराइल, उत्तर में लेबनान, इस उत्तर पूर्व में बसा है सीरिया। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? ताकि इस विषय वस्तु के अंदर जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उन्हें आप मैप से अपने दिमाग में बिठाते चलें। इजराइल का जिस सीरिया से बॉर्डर साझा होता है, यहां पर एक जगह है, एक पहाड़ी जैसी जगह है, नाम है उसका गोलन हाइट। इस गोलन हाइट नामक जगह पर एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है ड्रूज कम्युनिटी। फिलहाल के लिए बस इसको अपने दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सीरिया जिसकी राजधानी है दमस्कस, इस गोलन हाइट से विजिबल है, दिखती है, वो रहा दमस्कस। दूरबीन से बढ़िया से आप निशाना लगा सकते हो। ऐसे में इजराइल को इस सीरिया की राजधानी दमस्कस पर कभी भी अपने विरोध में अगर कोई व्यक्ति काम करता दिखता है तो उसे निशाना बनाने की पुरानी आदत रही है। इजराइल ने पहले जब बशर अल असद सरकार यहां थी तो वो उसे अपने खिलाफ मानते थे। क्यों मानते थे, इसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। मानने का रीजन ये था कि सीरिया
पहले शियाओं द्वारा शासित था। और जब शियाओं द्वारा शासित होने की बात की जाती है तो इसे मैं मैप से दिखाने का एक प्रयास करूं तो शिया असल में ईरान में बसते हैं मेजॉरिटी। ऐसे में ईरान और सीरिया के बीच में एक शिया शिया भाई का मामला था। सीरिया के पड़ोस में देश है लेबनान, जहां पर शियाओं का समूह हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के रूप में वर्ल्ड डेजिग्नेट कर दिया गया। हिजबुल्लाह, बशर अल असद और ईरान, इन तीनों की तिकड़ी को पसंद नहीं करता अमेरिका और इजराइल। सीरिया के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, बशर अल असद को हटाकर भेज दिया गया। बशर अल असद हटाए गए, जिन्होंने हटाया वो व्यक्ति थे अहमद अल शरा। अहमद अल शरा एक सुन्नी है और सुन्नी और शियाओं का ये जो झगड़ा है इसे अमेरिका ने सपोर्ट किया। एक तरह से कहिए तो ये अहमद अल शरा को तुर्की के माध्यम से मदद भिजवाई गई कि वो बशर अल असद की सरकार को हटा फेंके। ऐसा क्यों? क्योंकि बशर अल असद रूस द्वारा समर्थित थे, पुतिन द्वारा समर्थित थे। पुतिन के द्वारा उन्हें जो समर्थन प्राप्त होता था उसे अमेरिका नहीं पसंद करता था। पुतिन की जो सेनाएं थी, यानी रूस की जो सेनाएं थी, वो सीरिया में रहा करती थी। जब भी कोई यहां पर विद्रोह होता था तो रूसी सेनाएं विद्रोह दबाने में बशर अल असद की मदद किया करती थी। लेकिन पिछले साल दिसंबर में ये सारी स्थितियां बदल गई। हम आएंगे उस बिंदु पर। यह तथ्य मैंने आपके सामने इसलिए रखा ताकि इजराइल के साथ इनकी पुरानी जो राइवलरी है मैं उसे एक बार के लिए आपको बता दूं। मैं फिर से लेकर चलता हूं। इजराइल के साथ सीरिया, बीच में गोलन हाइट जहां बसते हैं ड्रूज, ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब जो बॉर्डर मैंने अभी दिखाया, देखिए सीरिया का ये वाला एरिया मैंने आपको दिखाया। इस एरिया को अगर आप पहचाने तो यहीं पर इस क्षेत्र को याद रखिएगा। ये जो क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर एक जगह है, उसका नाम है दरा, और दरा के बगल में एक जगह है स्वेदा। यानी कि मैं ये कहूं कि दरा और स्वेदा वो जगह हैं जो इजराइल के साथ बॉर्डर पर लगे हुए हैं। दरा और स्वेदा, मैं फिर से दिखाता हूं। ये रहा दरा और इसके साथ में लगा है स्वेदा। दरा और स्वेदा ये रहे गोलन हाइट, गोलन हाइट के साथ में है इजराइल। अब यहां से अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल नियर प्रॉक्सिमिटी में जगह है इजराइल के साथ। ठीक है, मतलब बिल्कुल बॉर्डर टच नहीं हो रहे हैं लेकिन नजदीक जरूर है। मतलब इन एरियो के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर सीरिया को उत्तर और दक्षिण में बांट दिया जाए तो दक्षिण में स्थित दरा और स्वेदा नामक जगह है। चर्चा स्वेदा की कहानी की है। कहानी क्या है वहां मैं आपको लेकर चलूंगा। पहले न्यूज जान लीजिए। न्यूज ये है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने स्वेदा में हुए एक झगड़े के चलते सीरिया की राजधानी दमश्कस पर गोले फेंके। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें दमश्कस की हैं, जहां पर इजराइल ने गोले इसलिए फेंके ताकि वो सीरिया को यह बता सके कि इजराइल ने अपने चाहने वालों की रक्षा करना छोड़ा नहीं है। अब यह लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इजराइल ने सीरिया में हमला किया यह बताने के लिए कि तुम्हें हमने अभी तक छोड़ा नहीं है। किन्हें नहीं छोड़ा है, आइए आगे बताते हैं। ये जो तस्वीरें हैं जिसको आप अल जजीरा के माध्यम से देख रहे हैं या पत्रकार के माध्यम से देख रहे हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के मतलब ऑफिस पर हुए हमले हैं। इजराइल ने सीरिया में किए हैं। ये हमले लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भी हुए और इन हमलों में सीरिया का जो क्षेत्र चक्कर में आया, यानी कि सीरिया का वो पर्टिकुलर हिस्सा जिसमें अभी अहमद अल शरा अपनी तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री चला रहे हैं आफ्टर असद गवर्नमेंट, वही असद गवर्नमेंट जो ईरान के समर्थन में थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। पिछले साल दिसंबर में बशर अल असद यहां से भाग गए। इस पर हमने कंप्लीट सेशन किया था और इसके बाद अहमद अल शरा जो कि अलकायदा के साथ कनेक्शन के चलते मोस्ट वांटेड घोषित कर दिए गए थे अमेरिका द्वारा, जिनके लिए इनाम तक की राशि अमेरिका ने रखी थी, वो अहमद अल शरा यहां पर आतंकवादी होते हुए भी क्रांतिकारी कंसीडर किए गए, सत्ता परिवर्तन के नायक माने गए और सत्ता परिवर्तन के नायक होने के नाते उन्हें यहां की सत्ता को अमेरिका द्वारा सौंप दिया गया। कहा गया कि तुम्हें हम स्वीकार करते हैं कि तुमने हसद को भगा दिया, अब तुम ही यहां के लीडर कंसीडर किए जाओगे। लेकिन नेतन्याहू ने इस पूरी लीडरशिप को, कौन सी को, इस अल सदा की लीडरशिप को, सदा की लीडरशिप जिसे ट्रंप ने स्वीकारा था इनकी मध्यस्थता से, उसे स्वीकार नहीं किया। या यह कहिए कि अल सदा जो है इनकी सत्ता को चैलेंज कर दिया है। ऐसा क्या किया गया, ऐसा हुआ क्यों, ये सारी बातें समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनने के लिए आपको आवश्यक है यह जानना कि सीरिया
एक शांत जगह नहीं है। सीरिया में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। आज भी जिस सीरिया को आप सुन रहे हैं, उस सीरिया में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं। सीरिया के अलग अलग क्षेत्रों को कंट्रोल करने वाले ग्रुप्स भी अलग अलग हैं। कहीं पर इनके जो अहमद अल शरा जो हैं, इनके चाहने वाले लोग हैं, तो कहीं पर और निजी आतंकी समूह बनकर, मिलिशिया बनकर बैठे हुए ग्रुप्स हैं। इसी तरह सीरिया के अंदर ये जो दरा और श्वेदा करके जगह है, यहां पर एक मिलिशिया ग्रुप रहता है। अब मिलिशिया को हम ये कह सकते हैं मिलिटेंट वाला ग्रुप रहता है। उस ग्रुप की कहानी क्या है कि वो मिलिशिया ग्रुप ड्रुज कम्युनिटी का बना हुआ है। अब ये कहानी यहां से आगे बदलती है कि अल्टीमेटली सीरिया में अमेरिकी समर्थित सरकार होने के बावजूद इजराइल घुस क्यों गया। तो कहानी के पीछे है एक विवाद जो कि ड्रुज कम्युनिटी के लिए है। मैंने शुरुआत में आपको एक लाइन कही थी, गोलन हाइट पर रहते हैं 20,000 ड्रुज, ये याद रखने के लिए कहा था। अब आप उसे फिर से रिलेट करिएगा। संघर्ष की असल कहानी बनती है एक झगड़ा जिसमें एक ड्रुज व्यक्ति को सीरिया के एक अन्य समुदाय के व्यक्ति जो कि बेदोइन समुदाय से आता था, उसके द्वारा लूटपाट और मारपीट कर दी गई थी। मतलब आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि अगर किसी से आपका झगड़ा हो गया, आपके पीछे 4 लोग खड़े हैं और आपको पता है कि मेरे को अगर इसने पीटा तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। कुछ वैसा ड्रुज के साथ हुआ। ड्रुज समुदाय के जो लोग हैं जो स्वेदा के अंदर रहते हैं, इसमें एक व्यक्ति के साथ बेदोइन समुदाय के व्यक्ति ने झगड़ा कर लिया, लूटपाट कर ली। अब थोड़ा सा और घुसते हैं। ये जो बेदोइन समुदाय के लोग हैं, असल मायने में ये सुन्नी समर्थित हैं। अब बेदोइन भी नहीं जानते आप और ड्रुज भी नहीं जानते। ड्रुज के बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए बेदोइन जान लीजिए कि वर्तमान में जो सीरिया की सरकार चल रही है, उसका समर्थन बेदोइन्स के साथ है। श्वेदा वो जगह है जहां पर ड्रुज कम्युनिटी बहुतायत में पाई जाती है। ड्रुज कम्युनिटी इजराइल के समर्थन में रहती है। ड्रुज कम्युनिटी इजराइल के साथ बहुत अच्छे व्यवहार रखती है। ऐसे में श्वेदा नामक जगह पर हुआ यह हमला इजराइल ने, या फिर कहिए ये जो लूटपाट की जो घटना थी, इसे इजराइल ने आड़े हाथों लिया। तुमने ड्रुज पर हाथ कैसे लगाया, तुमने किसी ड्रुज को क्यों मारा या क्यों मारपीट की। यह बेदोइन के साथ हुआ जो विवाद है, जिसे आप एक सांप्रदायिक तनाव भी कह सकते हैं, जो शिया सुन्नी के बीच हुआ विवाद की तरह कंसीडर किया जा सकता है। नेतन्याहू ने केवल और केवल उस ड्रुज व्यक्ति के लिए इनके डिफेंस हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। अब इस कहानी को और आगे इंटरेस्ट में लेके चलते हैं कि भाई ऐसा भी इन ड्रुज के साथ क्या है जिसके लिए इजराइल इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। क्या होते हैं ये ड्रुज, कितने हैं, कहां रहते हैं, आइए बताते हैं। सीरिया की जो कुल पॉपुलेशन है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है और उस 2.5 करोड़ में लगभग 3%, लगभग 8 लाख लोग ड्रुज हैं। पिछले 14 सालों के अंदर जो गृहयुद्ध बना यहां पर, जब बशर अल असद को हटा करके फेंका गया, उनके बाद में ये अहमद अल शुजा की जो सरकार बनकर आई, इस पूरे दौर में ड्रुज लोगों को कोई भी इज्जत नहीं नसीब हुई। या फिर उल्टा कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष तो खूब किया, लेकिन इस संघर्ष में इन्होंने कभी भी ना तो पहले बशर अल असद से हाथ मिलाया और ना अल शुजा से हाथ मिलाया। अब ये जो दोनों की दोनों सरकारें रही, चाहे पहले बशर अल असद की या फिर अब वाले की जो शरा की सरकार है उसके साथ, इन्होंने जब जुलानी की सरकार के साथ जब इन्होंने हैंडशेक नहीं किया, तो इन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना ली। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इस बात की कि साहब ड्रुज जो हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते। आपके दिमाग में अब सवाल आने लग गया, ये ड्रुज होते क्या हैं? मुसलमान होते हैं, यहूदी होते हैं, ईसाई होते हैं, हिंदू होते हैं, क्या हैं? तो इनका इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। इतिहास इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि पहले ये मुसलमान हुआ करते थे, शिया मुसलमान हुआ करते थे। सन 1100 के आसपास इन्होंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई। मैं उस पर भी लेकर चलूंगा, लेकिन अपडेट में आप ये देखें कि इजराइल ने ड्रुज के लिए, ड्रुज इन सीरिया, इनके लिए यहां पर हमला किया था। इजराइल ने अपनी तरफ से ड्रुज लोगों को सेफ फील कराने के लिए सीरिया पर हमला किया था। ये जो आप हमले देख रहे हैं, ये केवल ड्रुज कम्युनिटी जो कि साउथ सीरिया में रहती है, उसे ये फील कराने के लिए कि चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं। यानी कि नेतन्याहू ट्रंप के समर्थन वाले व्यक्ति के खिलाफ गए, केवल किस आदमी के लिए? एक ऐसे व्यक्ति के लिए, या कहिए एक ऐसे समुदाय के लिए जो कि सीरिया में माइनॉरिटी है और उसकी जो निष्ठा है
वो इजराइल के साथ है। अब आप निष्ठा की बात करते हैं तो ड्रुज के बारे में और जानना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ड्रुज जो समुदाय है ना, ये शिया इस्लाम से निकला था, लेकिन अपने आप को एक रहस्यमय धार्मिक परंपरा के लिए फिलहाल मानता है। कहता है कि हम ना तो मुसलमान हैं, ना हम यहूदी हैं, हम अलग हैं। हम अपने आप को एक अलग कम्युनिटी, ड्रुज कम्युनिटी के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। ये वो लोग हैं जो धर्मांतरण को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यानी कि कल को कोई शिया ये कहे कि मैं ड्रुज बनना चाहता हूं, तो ये स्वीकारेंगे नहीं कि नहीं, कोई कन्वर्ट होकर हमारे यहां नहीं आ सकता, पैदा हुआ तो ड्रुज बनेगा, अदरवाइज नहीं। किसी अन्य कम्युनिटी में कोई विवाह नहीं करना, जो भी है वो ड्रुज कम्युनिटी के अंदर ही होना है। कहते हैं 1043 जब साल था, उस समय समुदाय के अंदर नए लोगों को एंट्री देने से रोक लगा दी गई। दुनिया भर में केवल 15 लाख ही ड्रुज पाए जाते हैं। इनमें से 8 लाख के आसपास तो मैंने सीरिया में ही बता दिए। इसके अलावा ये कहां है? इसके अलावा ये लेबनान में, इसके अलावा जॉर्डन में और इजराइल में पाए जाते हैं। इजराइल में भी ड्रुज की जो संख्या है वो माइनॉरिटी में है। लगभग 1,01,000 के आसपास, 1,00,000 सवा लाख, 1,20,000 के आसपास ड्रुज इजराइल में पाए जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए, सीरिया में माइनॉरिटी, इजराइल में माइनॉरिटी, वर्ल्ड में माइनॉरिटी, लेकिन इस माइनॉरिटी का जो समर्पण है वो सीरिया के प्रति नहीं है, जहां ये मेजॉरिटी में है। मतलब 15 लाख में जो आधे से अधिक नंबर है वो सीरिया के अंदर है अब तक की कुल संख्या का। और इसमें भी ये जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं श्वेदा नामक जगह पर। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह श्वेदा नामक जगह पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। श्वेदा नामक जगह पर ही जो सरकार समर्थित जो लोग हैं बेदाइन, उनका संघर्ष हुआ था ड्रुज के साथ। संघर्ष भी कुछ नहीं, लूटपाट की घटना हुई थी। यह मैसेज पहुंचाया गया इजराइल के पास कि सर, हमारे साथ ऐसी हिम्मत करी इन्होंने, अगर आज इन्हें मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया, किन लोगों को? सीरिया के अंदर बैठा हुआ जो जुलानी है, बशर अहमद अल सरा जो है, उसकी सेना को अगर संदेश नहीं दिया गया तो वो हमारे साथ में और ज्यादती करेंगे। तो इजराइल इस बात को सोचता है कि हां, बात तो सही है। इजराइल में अब ड्रुज की क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरह की है कि ये कुछ इस तरह के पहनावे वाले लोग हैं जो कि इजराइल में अल्पसंख्यक हैं और इजराइल के अंदर इन्हें बड़ी इज्जत प्राप्त है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है ना उसमें जो ड्रुज समुदाय के लोग हैं ये बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। ड्रुज की जो संख्या इजराइल में है, जो 1,00,000 सवा लाख के आसपास है, उनके जो लोग हैं यानी कि पर्सन्स इन इजराइल जो हैं, वो ड्रुज से जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है उसमें बड़े उच्च पदों पर हैं और विश्वस्त माने जाते हैं इजराइल के। माना जाता है कि ड्रुज लोग जो हैं अपनी निष्ठा, अगर उनसे कोई पूछे कि किसके समर्पण में रखेंगे आप, तो कहेंगे कि सब हम इजराइल के साथ हैं। एक तरह से यह समझिए कि इजराइल ने सीरिया में अपने कुछ लोग बिठा रखे हैं। उन लोगों को इजराइल में रहने वाले ड्रुज से समर्थन मिलता रहता है कि हां भाई, चिंता मत करना, तुम्हारे पीछे इजराइल खड़ा है। तो चूंकि ड्रुज कम्युनिटी इजराइल की सेना में है, इजराइल के साथ है, ऐसे में सीरिया में अगर ड्रुज के साथ कुछ हुआ तो इजराइल बदला लेने वहां पहुंच गया। उम्मीद है कि अब आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो। इनका इनसे कोई पंगा नहीं था। इनका पंगा इस बात से था कि मेरे अपने लोग जो इजराइल में हैं, उन्हें लगता है कि सीरिया में उनकी कम्युनिटी के लोगों के साथ तुमने पंगा किया है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब ये जो श्वेदा नामक जगह है, इस श्वेदा नामक जगह पर रह रहे ड्रुज अपनी स्वायत्तता से रहते हैं तो उन्हें रहने दिया जाए। यह ना हो कि तुम नई सरकार बनाए हो तो उस पर भी कब्जा करने पहुंच जाओ। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब बशर अल असद की सरकार थी तब भी श्वेदा नामक इस जगह पर, कौन सी जगह? जहां पर ड्रुज पाए जाते हैं सीरिया में, उस पर बशर अल असद कब्जा नहीं कर पाए थे। और जब बाद में जुलानी की सरकार बनी, जुलानी भी यानी कि बस ये अहमद अल शरा भी श्वेदा पर नियंत्रण नहीं पाए थे। यहां पर ड्रुज अपना मिलिट्री ग्रुप चलाते हैं एज एन मिलिशिया, और उनके साथ पंगा होने का नतीजा अब दुनिया ने भी देख लिया। मतलब सीरिया भविष्य में यह समझ जाएगा कि मुझे इन लोगों के साथ कोई पंगा नहीं लेना है। अब सवाल आता है कि साहब, इसका मतलब क्या यह कह दिया जाए कि किसी भी प्रकार से इजराइल अपने लोगों की रक्षा करने दूर तक जाता है? तो देखो भाई, मैंने ये वाली बात तो आपको बताई दी कि उसको वाकई में अपने साथ जो है उनकी रक्षा करने में मजा आता है, तो वो अंदर तक गया। और दूसरा कारण बताया जाता है कि जो ईरान समर्थित या इजराइल विरोधी इस्लामी चरमपंथी समूह जो है ना सीरिया के अंदर, वो कहीं
इजराइल के बॉर्डर तक ना सरक कर आ जाएं। इसलिए इजराइल पहले से ही सीरिया के अंदर खौफ बना के रखना चाहता है। असल मायने में क्या है ना कि इजराइल को यह पसंद ही नहीं है कि सीरिया में ऐसी कोई सरकार बने जो इजराइल को ना चाहती हो। और अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि ईरान सीरिया के अंदर है, क्योंकि सीरिया के अंदर बहुत सारे शिया मुस्लिम थे जो कि बशर अल असद की सत्ता चाहते थे, जो ईरान इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अगर वो चलते हुए इजराइल बॉर्डर तक आ गए तो वो इजराइल के लिए बड़ी चिंता का कारण बन सकते हैं। इसी के चलते ये सारा की सारा खेल हुआ। इस खेल के तुरंत बाद ईरान ने इसकी निंदा करी। अब बड़ा सवाल है साहब, ईरान निंदा क्यों किया? क्यों किया से मतलब भाई ईरान समर्थित जो बशर अल असद था वो तो चला गया। अब बशर अल असद चला गया, अब जो अहमद अल शुजा जो बना है नया व्यक्ति जो जुलानी करके यहाँ का प्रेसिडेंट बना है, जो एक आतंकवादी हुआ करता था, वो तो सुन्नी मुसलमान है। अब तुम उसके लिए क्यों समर्थन दे रहे हो? तो ईरान यहां से दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि देखिए, इजराइल किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता। इजराइल ने अपनी तरफ से सीरिया में गोले चलाए, जो कि एक स्वतंत्र देश है जिसके अंदर सत्ता अपने आप चल रही है, उस पर इसने बिना पूछे गोले चला दिए। तो इजराइल दुनिया के लिए खतरा है, यह बताने के लिए ईरान ने अपने विरोधी की भी साथ में हिमायत कर दी कि नहीं सर, इनके ऊपर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। तो क्या केवल ईरान ही निकल कर आया सीरिया के साथ में या कोई और भी आया? भाई जो गल्फ काउंसिल है ना, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी, जिसमें सऊदी बड़ा रोल प्ले करता है, वो भी इजराइल के खिलाफ बयान दी कि साहब ये बात तो कोई बिल्कुल जमी ही नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? भाई एक तरफ तो सीरिया के अंदर शासन स्थापित करने में अमेरिका मदद कर रहा है और आप आते हैं गोला फेंक जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद फिर अमेरिका की बारी थी कि अमेरिका वालों जीसीसी भी खिलाफ हो गई, ईरान भी खिलाफ हो गई, अब आप क्या कहोगे? तो इन्होंने कहा कि हम बड़े कंसर्न हैं जो हो रहा है। तो क्या अमेरिका कुछ कह पाया? तो भाई साहब अमेरिका ने एक ही लाइन कही, हम शांति स्थापित करने में लगे हैं। किस किस के बीच में? इजराइल और सीरिया के बीच में। मतलब आपने थोड़े दिन पहले अपनी तरफ से यह संतुष्टि दी थी सीरिया को कि अब आपके नए द्वार खुलेंगे प्रोग्रेस के। आपने यह प्रोग्रेस दी इन्हें कि इजराइल ने गोला उठाया और आपके हेडक्वार्टर्स को तोड़ दिया। सीरिया की जो नई सरकार है, जो ये सोच रही थी कि सब बढ़िया हो जाएगा, सब सेटलमेंट हो जाएगा, बातचीत की जगह ही नहीं दी आपने और सीधा गोला फुड़वा दिया। ये गोला फुड़वाना अमेरिका के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मार्को रूबियो जो हैं, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में अपने पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह लाइन बोली कि कुछ गलतफहमी हो गई थी इजराइल को कि ड्रुज के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा, हम यह सुनिश्चित करेंगे और हम सीज फायर स्थापित करवाएंगे। ऑब्वियसली सीज फायर स्थापित कराना है। ये फिर से निकल कर आएंगे और कहेंगे कि देखो मैंने अपनी तरफ से सीज फायर करवा दिया है, मैंने सीरिया और इजराइल में युद्ध नहीं होने दिया, और सीरिया और इजराइल में युद्ध नहीं होने दिया, ये तो इस चीज के लिए तो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। और क्रेडिट क्या है बताइए आप इनको? वही जो नेतन्याहू थोड़े दिन पहले कहकर आए थे कि सर आपको तो शांति पुरस्कार मिल जाना चाहिए। शांति पुरस्कार क्यों मिल जाना चाहिए? क्योंकि ये तो दुनिया में शांति के ही मैसेंजर बनना चाहते हैं ना। इनका तो उद्देश्य यही है कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें कि मैं शांति स्थापित कराता हूं। तो क्या यह कहा जाए कि नेतन्याहू पहले अशांति पैदा करते हैं और फिर आप आकर शांति करते हैं? मतलब ये कैसी शांति कि ये घर तोड़ेंगे और ये घर बनाएंगे, ये वाली स्थिति चल रही है क्या? दुनिया को यह समझना होगा। खैर, इसमें इतने सारे पहलू हैं, सबको एक बार में समेटना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही।